Hello friends, I'm Shantanu, your coach, and now we are going to start the most important chapter and also the biggest chapter of the income tax, and its name is Profit and Gains from Business and Profession. तो जैसा कि मैंने बताया, ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है और सबसे बड़ा चैप्टर है इनकम टैक्स एक्ट का, और इसके सारे प्रोविजन अब हम देखेंगे एक एक करके डिटेल में। बहुत से स्टूडेंट्स ये जो चैप्टर है इसमें प्रॉब्लम फेस करते हैं। द रीजन इज दे डोंट नो हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो वो भी हम देखेंगे कि इस पर्टिकुलर चैप्टर को आपको प्रिपेयर किस तरह से करना है। नाउ एज आई ऑलरेडी मेंशन, दिस बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये जो हेड है प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इसको हम शॉर्ट में पीजीबीपी भी बोलते हैं। तो मैं जब पीजीबीपी बोलूंगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए हम इसी हेड की बात कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन की। इसको पढ़ने का एक अलग तरीका है, एक स्टाइल है, उसी में आपको पढ़ना पड़ेगा। एक स्टेटस आपको लेके चलना पड़ेगा बिजनेस का, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे, लेकिन इसके पहले आप ये समझ लीजिए कि अभी तक हमने इनकम टैक्स में क्या क्या कवर कर लिया है। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द बेसिक डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, रेसिडेंशियल स्टेटस, ये सब हम कवर कर चुके हैं। उसके बाद हम 5 हेड स्टार्ट कर चुके हैं, उसमें सैलरी इनकम जो हेड है वो हम कवर कर चुके हैं। उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी कवर हो चुका है, और अभी हम हैं प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड में। इसको हम डिटेल में देखेंगे। सेक्शन 28 से लेके सेक्शन 44 डीबी तक, ये जितने भी सेक्शन हैं ये सारे रिलेटेड हैं पीजीबीपी से। इसके बाद यानी ये जो चैप्टर है, इसके बाद हमको 2 हेड्स ऑफ इनकम और करना है। उसमें आता है कैपिटल गेन इनकम, और दूसरा हेड जो बचा है वो अदर सोर्सेस, दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो अभी हम इसके बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं करने वाले हैं। पूरा फोकस जो हमारा रहेगा वो रहेगा प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड पे। बट स्टिल आपको एक चीज अभी यहां पर क्लियर हो जानी चाहिए। कोई भी पर्सन है यहां पर, इनकम टैक्स एक्ट में उसकी जो इनकम का कैलकुलेशन होता है वो 5 हेड्स में हम इनकम को डिवाइड करके उसका कैलकुलेशन करते हैं, इनकम पता करते हैं, और उसके बाद टैक्स लायबिलिटी पता करते हैं। अब मान लीजिए ये एक पर्सन है, इसकी जो टोटल इनकम है, लेट्स से टोटल इनकम ऑफ दिस पर्सन इज 50 लाख रुपीज। अब ये जो 50 लाख रुपीज है, जरूरी नहीं है कि ये सैलरी हेड से ही आ रही हो या हाउस प्रॉपर्टी से ही आ रही हो, इसके अलग अलग हेड से ये इनकम आ सकती है। हम एक फिक्टिशियस एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये पर्सन कहीं पे जॉब करता है, और जहां पर ये जॉब करता है वहां से उसको जो इनकम मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, वो मिल रही है 20 लाख रुपीज। तो 20 लाख रुपीज इसकी जो है इनकम फ्रॉम सैलरी है। इसके अलावा इसके पास हाउस प्रॉपर्टी है, और हाउस प्रॉपर्टी से भी इसको इनकम हो रही है 5 लाख रुपीज की। ठीक है, तो 5 लाख रुपीज ये अर्न करता है हाउस प्रॉपर्टी से। इसके अलावा ये पर्सन कुछ बिजनेस भी करता है, अपना कुछ बिजनेस भी करता है, एंड ही अर्न इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन टू द ट्यून ऑफ लेट्स से 20 लाख रुपीज। इसके अलावा दिस पर्सन ऑल्सो हैज अर्न्ड अ कैपिटल गेन इनकम। मान लीजिए कैपिटल गेन इनकम इसकी है 3 लाख रुपीज। अब कैपिटल गेन के बारे में बस छोटा सा मैं एग्जांपल दे देता हूं। कैपिटल असेट को जब आप ट्रांसफर करते हैं और उससे जो गेन होता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन। फॉर एग्जांपल, इस पर्सन ने गोल्ड खरीदा था, और गोल्ड खरीदने के बाद उसको सेल कर दिया, तो इसमें उसको जो गेन हुआ है वो हुआ है 3 लाख रुपीज का। तो इसको बोला जाता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इसके अलावा इसकी और भी इनकम है। फॉर एग्जाम्पल, इसकी लॉटरी लग गई है 2 लाख रुपीज की, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में माना जाएगा। तो अभी देखिए इसकी टोटल इनकम हमने देखी 50 लाख रुपीज,
50 लाख रुपीस इसकी जो इनकम हो रही है वो 5 सोर्सेस से हो रही है। पहला सोर्स हमने देखा 20 लाख रुपीस ही इज अर्निंग फ्रॉम सैलरी इनकम। सेकंड 5 लाख ही इज अर्निंग फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। 20 लाख ही इज अर्निंग फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, यानी ये प्रॉफिट एंड गेन्स है, बिजनेस एंड प्रोफेशन जो ये कर रहा है। इसके अलावा 3 लाख रुपीज ही हैज अर्न एज अ कैपिटल गेन बाय ट्रांसफरिंग अ कैपिटल एसेट लाइक गोल्ड। इसके अलावा इसको कुछ और एडिशनल इनकम हुई है, लेट्स से लॉटरी इनकम है 2 लाख रुपीस की। तो यहां पर टोटल इनकम जो होती है इसकी 50 लाख, और इसको बोला जाता है ग्रॉस टोटल इनकम। नाउ दिस 20 लाख रुपीस जो ये अर्न कर रहा है बिजनेस प्रोफेशन से, जो इसका प्रॉफिट और गेन हो रहा है, जरूरी नहीं है कि ये एक ही बिजनेस कर रहा हो सकता है इसके एक से ज्यादा बिजनेस हो। फॉर एग्जाम्पल, इसने ए बिजनेस जो किया था उसमें उसको प्रॉफिट हुआ है 30 लाख रुपीस का। इसने दूसरा बिजनेस भी किया था, बिजनेस बी, उसमें उसको लॉस हुआ है 10 लाख रुपीस का। तो अब इसकी जो इनकम है, जो प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन है, उसको हम कैसे निकालेंगे? तो सारे जितने भी बिजनेस कर रहा है वो, उसका जो टोटल नेट प्रॉफिट या लॉस आ रहा है, वो टोटल नेट प्रॉफिट या लॉस, उसको हम बोलेंगे इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, उसको हम बोलेंगे इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। और ये जो पीजीबीपी से इनकम है ये ग्रॉस टोटल इनकम में ऐड हो जाएगी, जैसे बाकी सारी हेड्स की इनकम ऐड होती है। नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन हियर इज दैट हाउ टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस। तो इसी के लिए हम ये पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे कि कैसे किसी पर्सन की जो वो बिजनेस कर रहा है या प्रोफेशन फॉलो कर रहा है, उससे जो उसको प्रॉफिट या गेन हो रहा है, उसको हम इनकम टैक्स एक्ट में कैसे कैलकुलेट करेंगे। नाउ एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इस चैप्टर को पढ़ने का एक अलग तरीका होता है। तो यहां पर सबसे पहले आपको ये बात समझनी है कि आप कोई एक बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा अज्यूम कर लीजिए। ये अगर आप अज्यूम कर लेते हैं तो ये चैप्टर आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। ट्राई टू अज्यूम दैट यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ बिजनेस। नाउ हाउ टू कैलकुलेट द बिजनेस इनकम, इसके लिए कुछ रूल है, वो आप देखिए। प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम ईच बिजनेस, व्हाट आई एम सेइंग, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम each business should be computed separately. For example, this person is doing two businesses, let's say business A, and he is also doing business B. तो सबसे पहले आपको यहां पर बिजनेस ए का आप निकाल सकते हैं कि इसको कितना प्रॉफिट और गेन हो रहा है बिजनेस ए से। तो लेट्स से हमने देखा था 30 लाख रुपीस का इसको प्रॉफिट हो रहा है फ्रॉम बिजनेस ए, एंड देयर इज अ लॉस ऑफ 10 लाख रुपीस फ्रॉम बिजनेस बी। तो सबसे पहले तो आपको अलग अलग प्रॉफिट एंड गेन्स निकालना पड़ेगा दोनों बिजनेस का, और उसके बाद आप टोटल इनकम फ्रॉम पीजीबीपी निकालने के लिए इनका सेट ऑफ कर सकते हैं। वो सेट ऑफ के रूल्स हम बाद में भी देखेंगे आगे। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर 30 लाख रुपीस की इसको इनकम हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है ए बिजनेस से, और 10 लाख रुपीस का लॉस हो रहा है। तो इसका जो नेट टोटल इनकम फ्रॉम पीजीबीपी आ जाएगी, वो आ जाएगी 20 लाख रुपीस। नाउ वी विल सी हाउ टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम एनी बिजनेस। उसके लिए एक सिंपल सा प्रोसीजर है, बहुत ही सिंपल है, जस्ट 2 स्टेप का प्रोसीजर है। सबसे पहले उस बिजनेस की इनकम आपको लिखनी है, उसकी इनकम। लेट्स से बिजनेस ए की जो उसकी टोटल इनकम थी, वो इनकम थी लेट्स से 90 लाख रुपीस। 90 लाख रुपीस की उसकी इनकम थी। अब 90 लाख रुपीस में से उसका जो एक्सपेंडिचर हुआ है, यानी बिजनेस में आपका एक्सपेंडिचर भी होता है, इनकम होती है, साथ में एक्सपेंडिचर भी होता है। लेट्स अज्यूम कि उसका जो टोटल एक्सपेंडिचर हुआ है इस बिजनेस में, वो हुआ है 70 लाख रुपीस का एक्सपेंडिचर। एक होता है इनकम और दूसरा होता है एक्सपेंडिचर।
अब इसको अगर आप देखें तो नॉर्मली, भूल जाइए इनकम टैक्स एक्ट को, नॉर्मली हम प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, इनकम में से एक्सपेंडिचर को लेस कर देते हैं, तो ये हमारा आ जाता है प्रॉफिट, 20 लाख रुपीस का प्रॉफिट। बट ये जो आप प्रॉफिट निकाल रहे हैं, जरूरी नहीं है कि ये प्रॉफिट इनकम टैक्स में भी इतना ही आए। तो ये जो प्रॉफिट है इसको हम नहीं मानेंगे, हमको ये जो प्रॉफिट कैलकुलेट करना है बिजनेस का, वो एज पर दी प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 28 जो है, सबसे मेन सेक्शन है 28, इट डिस्क्राइब कि फॉलोइंग इनकम शुड बी ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो ये जितनी भी लिस्ट दे रखी है ये इंक्लूसिव आइटम है, यानी इतना जो मेंशन है वो तो है ही, इसके अलावा भी जो और आइटम है जिनका नेचर बिजनेस या प्रोफेशन का है, उससे भी जो इनकम होती है उसको भी आपको प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में ही लेना है, यानी इसी हेड में लेना है, पीजीबीपी में। अब ये सेक्शन में क्या लिखा है 28 में, ये हम आगे देखेंगे। इसके बाद सेक्शन 29 आता है। 29 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि भाई आपकी जो इनकम है उसमें से सारा एक्सपेंडिचर आप डिडक्ट नहीं कर सकते। जैसे हमारा अभी 70 लाख का एक्सपेंडिचर हुआ, तो जरूरी नहीं है कि ये सारा का सारा इनकम टैक्स अलाउ करता है डिडक्शन के लिए। ये कहता है सेक्शन 29, ये कहता है कि सेक्शन 30 से लेके 44 डीबी तक जितने भी डिडक्शन मेंशन किए हुए हैं, केवल वो ही डिडक्शन या एक्सपेंडिचर अलाउड होंगे एज ए डिडक्शन फ्रॉम इनकम। सो in our example, let's assume that deductible expenditure in this business are of 60 lakh rupees, यानी 60 लाख रुपीस के एक्सपेंडिचर ऐसे हैं जो इनकम टैक्स के सेक्शन 30 टू 44 डीबी में अलाउड है, और 10 लाख रुपीस के एक्सपेंडिचर ऐसे हैं विच आर नॉट डिडक्टिबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। So as per the Income Tax Act, your profit from business A will be, income will be 90 lakh rupees, and less expenditure, that is expenditure will be only, you have to deduct that which is deductible in income tax. So we have seen that, let's assume 60 lakh rupees of expenditure out of total 70 lakh is deductible under the Income Tax Act. So the net is your profit as per the Income Tax Act from business A, that is 30 lakh rupees. Now from this example it is quite clear, जो आप अकाउंटिंग में प्रॉफिट निकालते हैं जरूरी नहीं है कि वो ही प्रॉफिट आपका इनकम टैक्स में भी आएगा। For calculating the profit for income tax purpose, you have to apply the provisions of the Income Tax Act, and then only you will be able to find the profit from any business under the Income Tax Act. इसका मतलब ये जो सेक्शंस है 30 to 44 डीबी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो एक्सपेंडिचर है ये अलाउड है इन सो एंड सो सेक्शन। सिमिलरली यू हैव टू बी वॉचफुल फॉर सेक्शन 40, 40A, 43B विच डिसअलाउ एनी एक्सपेंडिचर, पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर या पेमेंट। Now let's try to understand what a businessman wants. Businessmen always want to reduce its profit. कम से कम प्रॉफिट आए उसका इनकम टैक्स एक्ट में, वो ये चाहेगा, बिकॉज अगर ज्यादा प्रॉफिट शो होता है इसका मतलब ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, कम प्रॉफिट तो कम टैक्स। So what a businessman want to do, businessmen will always try to get as many deduction as possible, and to get these deduction the businessman should have a total understanding of these sections, section 30 to 44 dB, including section 40, 40A and 43B.
So there are three main objective under this chapter. इस चैप्टर में आपको तीन बातें ध्यान रखनी है, अपना माइंडसेट ऐसा रखना है, तीन आपके ऑब्जेक्टिव हैं, उनके ऊपर फोकस करना है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, व्हाट आर द इनकम्स विच विल कम अंडर द हेड पीजीबीपी। पीजीबीपी हेड में वो कौन सी इनकम है जो आएंगी, ये हम देखेंगे सेक्शन 28 में। दूसरा आपका ऑब्जेक्टिव है, हाउ मच डिडक्शन वी कैन क्लेम फ्रॉम दिस इनकम। इस इनकम में से कितना ज्यादा से ज्यादा डिडक्शन हम क्लेम कर सकते हैं अंडर इनकम टैक्स एक्ट। इसके लिए हमको देखना है सेक्शन 3244 डीबी, एक सेक्शन अच्छे से देखना है। एंड फाइनली ये इनकम में से ये मैक्सिमम डिडक्शन जो भी आपको मिलेगा वो डिडक्ट करने के बाद वी विल फाइंड द प्रॉफिट अंडर इनकम टैक्स एक्ट फ्रॉम द बिजनेस। सो इनकम अर्न होने के बाद केवल एक्सपेंडिचर आपका हो गया है, इतना काफी नहीं है। डिडक्शन क्लेम करने के लिए आपको वो शो करना पड़ेगा कि ये एक्सपेंडिचर आप कौन से सेक्शन में क्लेम कर सकते हैं। And now we are going to see the structure of PGBP. इसका मतलब PGBP को हम किस तरीके से पढ़ने वाले, how we are going to study this head, that is profit and gains from business profession chapter को हम कैसे स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं, ये आपको पहले समझना है। इसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं और सभी सेक्शन इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं है, क्योंकि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। इसी तरह से हर सेक्शन भी इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी बहुत सारे सेक्शन ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। वो सारे मैंने यहां पर लिस्ट आउट किए हैं। तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि ये कौन कौन से सेक्शंस हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, उसका एक रिव्यू लेंगे। और उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से हैं, यानी मैं इसको ऐसे कहूंगा कि इंस्टीट्यूट के फेवरेट आइटम्स कौन से हैं, कौन से वो सेक्शन है जिसमें से बार बार इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो बाकी के सेक्शन करा रहा हूं वो आपको देखना ही नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट है और कुछ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी मैं हाईलाइट करके आपको बता रहा हूं। ये सेक्शन का ओवरव्यू बहुत ही जरूरी है, इससे आपको एक विजन डेवलप हो जाएगा कि ये पूरा चैप्टर आपको कैसे पढ़ना है। सो नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस चैप्टर। सबसे पहले जो हम अभी हैं जहां पर, वो है इंट्रोडक्शन टू पीजीबीपी, यहां पर हम हैं। इसके बाद हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ द टर्म बिजनेस एंड प्रोफेशन, यानी जो बिजनेस एंड प्रोफेशन टर्म है ये आखिर क्या होती है। तो इसके लिए हम रेफर करेंगे सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 एंड सेक्शन 2 सबसेक्शन 36। इसके बाद आता है सेक्शन 28 विच सेज दैट ऑल दीज इनकम विल बी चार्जेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, यानी किसी को डाउट न रहे कि ये इनकम कौन से हेड में जाएगी। यहां पर क्लियरली मेंशन किया है 28 में कि फॉलोइंग इनकम विल कम अंडर द पीजीबीपी हेड। तो ये सब डिटेल में हम आगे देखेंगे। इसके बाद सेक्शन 29 ये कहता है कि फॉलोइंग सेक्शन, दैट इज सेक्शन 30 से लेके 44 डीबी तक आप डिडक्शन एंड अलाउंसेस क्लेम कर सकते हैं। यानी इनकम जो आपने निकाली है 28 में से, उसमें से आप डिडक्शंस एंड अलाउंसेस डिडक्ट कर सकते हैं टू फाइंड आउट द प्रॉफिट, ये कहता है 29। और अब लिस्ट स्टार्ट हो जाती है सेक्शंस की जहां पे डिडक्शन मिलेंगे। सेक्शन 30 जो रिलेटेड है वो बिल्डिंग में अगर आप कोई रिपेयरिंग करते हैं तो वहां पर आपको डिडक्शन मिल सकता है उस एक्सपेंडिचर का अंडर सेक्शन 30। इसी तरह से सेक्शन 31 टॉक्स अबाउट प्लांट, मशीन एंड फर्नीचर को अगर आप कुछ रिपेयर वगैरह करते हैं तो उसका भी आपको डिडक्शन मिल सकता है 31 में। देन आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन 32, दैट इज द डेप्रिसिएशन, क्लेमिंग द डेप्रिसिएशन।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही है और बहुत ही बड़ा भी है, तो हम देखेंगे बाद में। इसके बाद 32 AC में न्यू प्लांट एंड मशीनरी अगर आपने परचेस की है तो भी आपको डिडक्शन मिलेगा। इसके अलावा 32 AD में न्यू प्लांट मशीनरी अगर आपने बैकवर्ड एरिया में परचेस की और सेटअप है आपका बिजनेस, तो वहां भी आपको डिडक्शन मिलेगा। 33 AB में आपको डिडक्शन मिलता है अगर आप टी, कॉफी या रबर के बिजनेस में हैं। इसके बाद 33 ABA साइट से रिलेटेड है, साइट रेस्टोरेशन फंड है, वो हम देखेंगे। सेक्शन 35 इज अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आफ्टर डेप्रिसिएशन, दैट इज साइंटिफिक रिसर्च। ये भी बहुत बड़ा है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, इंस्टीट्यूट का फेवरेट टॉपिक है, तो ये भी हम डिटेल में देखेंगे। सेक्शन 35 दैट इज साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड डिडक्शंस। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन 35 ABB, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में जो एंगेज है उनके लिए क्या डिडक्शंस हैं। 35 AC में एलिजिबल प्रोजेक्ट्स एंड स्कीम जो है उसमें आपको डिडक्शंस मिल सकते हैं। 35 AD एक्सपेंडिचर ऑन स्पेसिफाइड बिजनेसेस, आपका अगर कुछ स्पेसिफाइड बिजनेस जो इस सेक्शन में बता रखे हैं उसमें अगर आप कुछ एक्सपेंडिचर करते हैं तो आपको डिडक्शंस मिलेगा उसका 35 AD में, ये भी इंपॉर्टेंट है वैसे। 35 CCA एक्सपेंडिचर फॉर कैरिंग आउट रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। Then 35 CCC expenditure on agricultural extension project. 35 CCD is expenditure on skill development project. And इसके बाद फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है 35D, that is the preliminary expenditure. तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अगर आपके हुए हैं किसी बिजनेस में उसको भी आप क्लेम कर सकते हैं एज ए डिडक्शन अंडर सेक्शन 35D। डिटेल्स हम जैसा मैंने पहले ही बताया बाद में देखेंगे एक एक करके सभी सेक्शंस को। देन आता है 35DD, अमलगमेशन और डीमर्जर के एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं उनको कैसे क्लेम कर सकते हैं आप। 35DDA, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम अगर कहीं पे चल रही है उसमें कुछ एक्सपेंडिचर हो रहा है उसका भी डिडक्शन मिल सकता है। 35E, expenditure on prospecting etc for certain minerals, मिनरल्स अगर आप कुछ प्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो उस केस में आपको क्या डिडक्शंस मिलेंगे। देन आता है 36, इट इज स्पेसिफिक डिडक्शन। बहुत सारे स्पेसिफिक डिडक्शंस हैं जो आपको यहां पर मेंशन किए हैं, लाइक इंश्योरेंस एक्सपेंडिचर वगैरह वगैरह, तो ये सारे डिडक्शंस हम देखेंगे स्पेसिफिक डिडक्शंस में। तो यहां पर एक लंबी लिस्ट है सेक्शन 36 में, बहुत सारे सब सेक्शंस है, वो सब हम देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद है जनरल डिडक्शन अंडर सेक्शन 37, यानी अगर आपका यहां तक आपने सारे सेक्शन चेक किए, आपका एक्सपेंडिचर इसमें कहीं पर भी डिडक्टिबल नहीं हो रहा है, तो ऐसे केस में सेक्शन 37 प्रोवाइड जनरल डिडक्शन। अगर आपका एक्सपेंडिचर रिलेटेड है बिजनेस से और कुछ कंडीशंस फुलफिल हो जाती है तो ऐसा एक्सपेंडिचर आप एज ए जनरल डिडक्शन ले सकते हैं अंडर सेक्शन 37। इसके बाद आता है एडवर्टीजमेंट टू पॉलिटिकल पार्टीज, अगर खर्चा करते हैं आप एडवर्टीजमेंट का पॉलिटिकल पार्टीज के लिए तो क्या होगा उस खर्चे का, वो हम देखेंगे सेक्शन 37 2B में। इसके अलावा सेक्शन 38 1 एंड 2B है। जब आप कोई बिल्डिंग या फिर प्लांट या मशीनरी आप पार्टली यूज करते हैं बिजनेस के लिए, पार्टली बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो, पार्टली अदर पर्पस, तो ऐसे केस में आपको उस बिल्डिंग के एक्सपेंडिचर या मशीन प्लांट के जो एक्सपेंडिचर है वो कितना डिडक्टिबल होगा, प्रोपोर्शनेट डिडक्टिबल होगा, वो हम देखेंगे सेक्शन 38 1 एंड 2 में। और फिर आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में सेक्शन 40, अमाउंट नॉट डिडक्टिबल। इसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो सब हम देखेंगे अलग से। देन कम्स सेक्शन 40A, एक्सपेंसेस और पेमेंट नॉट डिडक्टिबल अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, ये भी इंपॉर्टेंट है, बाद में देखेंगे। इसके अलावा आता है सेक्शन 41, दैट इज प्रॉफिट चार्जेबल टू टैक्स।
यानी इसको डीम्ड प्रॉफिट मान लिया गया है और ये इसी हेड में यानी प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन हेड में ही ये डीम्ड प्रॉफिट को हम मान लेंगे कि इसी हेड में इसका कैलकुलेशन होगा। इसके बाद आता है सेक्शन 43B, सर्टेन डिडक्शंस विल बी अलाउड ओनली एंड ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट। यानी आपका कोई ड्यू हो गया है, एक्सपेंडिचर है, लायबिलिटी है, ड्यू हो गई है, उसी के बेसिस पे आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। एक्चुअल पेमेंट जब आप करते हैं तब जाके आपको उसका डिडक्शन मिलेगा। ये हम देखेंगे सेक्शन 43B में। इसके बाद देखेंगे 43CA, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ असेट अदर देन कैपिटल एसेट इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। तो ये फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इसमें देखेंगे। इसके बाद फिर से इंपॉर्टेंट है सेक्शन 44AA एंड 44AB। 44AA कहता है मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। ऐसे कुछ पर्सन, सभी को नहीं, सर्टेन पर्संस हु आर कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन। तो ऐसे कुछ पर्सन हैं जो बिजनेस प्रोफेशन कर रहे हैं, उनके लिए बुक्स ऑफ अकाउंट का मेंटेनेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है अंडर सेक्शन 44AA, वो हम देखेंगे। इसके बाद आता है सेक्शन 44AB। इट टॉक्स अबाउट द ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो सर्टेन केसेस इन्होंने बताए हैं 44AB में, जिस केसेस में आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। ये फाइनेंशियल ऑडिट की बात नहीं चल रही है, ऑडिट अंडर इनकम टैक्स एक्ट आपको कराना पड़ेगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट का अंडर सेक्शन 44AB। इसके बाद आता है 44AD, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिज्यूम्टिव बेसिस पे आपकी इनकम मान ली जाती है, प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि आपकी अगर इतनी इनकम है, फॉर एग्जांपल इतनी सेल्स हुई है आपकी, तो उसमें इतना आपका एक्सपेंडिचर होगा, अज्यूम कर लिया है, और इतनी फाइनल इनकम है आपकी बिजनेस प्रोफेशन की, और इसके ऊपर आप टैक्स दे दीजिए। तो यानी बाकी के सारे सेक्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। अगर आपका केस 44AD में आ जाता है तो सीधे बेसिस पे आप डायरेक्ट इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेजेस मेंशन्ड अंडर 44AD। इसको हम अलग से देखेंगे। Then comes 44AE, computing profit and gains of business of flying, hiring, leasing of goods carriages। ये भी हम लास्ट में देखेंगे। Now, apart from these sections, तो ये तो हमको देखना ही है। इसके अलावा there are few more sections we will discuss at the end of the chapter. Now, before we see the detailed provision of PGBP, please note that Finance Bill 2017 has amended few sections of PGBP, and these sections are 25AD, 36, 40A, 43, 43B, 43D, 44AA, 44AB, and 44AD. These amendments will not be applicable for June 2017 एग्जाम्स। तो हमने ये जो अमेंडमेंट है इसको इस लेक्चर्स में हम कवर नहीं करेंगे, इसके लिए एक अलग से लेक्चर होगा, एंड दैट विल बी एप्लीकेबल ओनली फॉर December 2017 एग्जाम। तो अभी जो भी हम प्रोविजंस पढ़ रहे हैं, those provisions will not cover these amendment, and all these provisions we are covering will be applicable for June 2017 exams.